वेलकम बैक स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है? जैसे आप 11th क्लास के अंदर क्या बनाते थे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हमें क्या पता चलता था, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, और इससे हमें क्या पता चलेगा, सरप्लस या डेफिसिट। यहां पर प्रॉफिट या लॉस नहीं बोलते हैं। अगर फायदा है तो क्या बोलेंगे हम उसको, सरप्लस, और अगर नुकसान हुआ है यानी लॉस हुआ है तो हम इस चैप्टर के अंदर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या बोलते हैं, डेफिसिट। ये वैसे ही बनेगा जैसा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता था। नेचर वही है इसकी, नॉमिनल नेचर अकाउंट। किसकी हेल्प से बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से। तो हम इसके फीचर्स नोट कर लेते हैं। हम फर्स्ट हमारे पास है नेचर ऑफ अकाउंट। नेचर ऑफ अकाउंट, नेचर ऑफ अकाउंट का मतलब क्या है? कौन सा नेचर का अकाउंट है ये? नॉमिनल नेचर का, नॉमिनल नेचर। और जब आप एग्जाम में लिखेंगे ना इट इज ऑफ नॉमिनल नेचर अकाउंट, तो साथ में आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसके रूल भी लिखना है। रूल क्या होता है इसका? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। यानी डेबिट में क्या आएगा, जो भी नुकसान हुआ आपका, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट में क्या आएगा, इनकम एंड गेन्स। तो ध्यान रखना है नेचर ऑफ अकाउंट कौन सा है इसका, नॉमिनल नेचर अकाउंट। सेकंड पॉइंट करेंगे हम। अब सेकंड पॉइंट में कहता है अपने को ओमिशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। क्या मतलब वो इस लाइन का कि इसके अंदर ना तो आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन होगा और ना ही आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश गिवन होगा। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को कौन से अकाउंट में होते थे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर होते थे। अब उसके अंदर हमने क्या करना है, जो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश था वो चला जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, और जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश था वो कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैश नहीं आएगा, क्योंकि कैश हमारी असेट्स होती है और असेट्स कहाँ आती हैं, बैलेंस शीट के अंदर। तो ध्यान रखना है आपने, इसके अंदर ये कैश का बैलेंस नहीं आएगा। तो इस थर्ड पॉइंट हमारे पास नेचर ऑफ आइटम्स रिकॉर्डेड इन इट, कि इसके अंदर किस प्रकार की नेचर्स के आइटम आएंगे। आपको पता, दो प्रकार के नेचर के अकाउंट होते हैं, आइटम्स होती हैं हमारे पास, एक तो कैपिटल नेचर और एक रिवेन्यू नेचर। तो इसके अंदर सिर्फ रिवेन्यू नेचर के आइटम्स आएंगे। सिर्फ कौन सी नेचर की आएंगी? रिवेन्यू नेचर की। रिवेन्यू नेचर की जैसे जो बार बार इनकर होती हैं, जैसे अगर मैं खर्चों की बात करूं तो सैलरी पेड, रेंट पेड, कमीशन पेड, वो आएगा यहाँ पर खर्चे के रूप में। अगर बात करें तो इनकम की बात करूं, सब्सक्रिप्शन आ जाएगी इसके अंदर, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन है बार बार मिलती है, महीने के महीने मिलती है, साल की साल मिलती है, तो साल में तो मिलेगी कम से कम। जो साल से ज़्यादा होगी ना, एक साल से वर्ष से ज़्यादा होगी जो, वो होगी आपकी कैपिटल नेचर की। विद इन ईयर हो जाएगी, सब्सक्रिप्शन बन जाएगी वो। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कह लो, रेंट रिसीव्ड कह लो, वो सारी आइटम में कहाँ पर आएंगी, रिवेन्यू नेचर की आइटम। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो जो कैपिटल नेचर की है, जैसे बिल्डिंग परचेज, इन्वेस्टमेंट परचेज, फर्नीचर परचेज, वो कहाँ चला जाएगा आपका, वो बैलेंस शीट में चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमने सिर्फ कौन सी नेचर के आइटम रिकॉर्ड करनी है, रिवेन्यू नेचर के आइटम्स। कैपिटल नेचर आइटम्स आर ट्रांसफर्ड टू बैलेंस शीट। कहाँ ट्रांसफर कर देंगे उसको, बैलेंस शीट के अंदर। फोर्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट।
एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि इसके अंदर एडजस्टमेंट भी होंगी, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूअर्ड या अनअर्न्ड। ये एडजस्टमेंट इसके अंदर होंगी। किसके अंदर होंगी भला? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। जो हमने कहां पर छोड़ दी थी जब हमने पहला अकाउंट बनाया था ना, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था आपको। उसके अंदर आउटस्टैंडिंग की, प्रीपेड की, एक्रूअर्ड की और अनअर्न्ड की, साथ में डेप्रिसिएशन की भी कोई एंट्री नहीं होती थी ना, लेकिन इसके अंदर होंगी। इसके अंदर आउटस्टैंडिंग है तो क्या कर दो? ऐड। प्रीपेड है तो क्या कर दो? माइनस। एक्रूअर्ड है तो क्या कर दो? ऐड। और अनअर्न्ड है तो क्या कर दो? माइनस। डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट्स में से माइनस होता है। तो आपने बात ध्यान में रखनी है, अगर इस प्रकार की कोई आइटम आपके पास एडजस्टमेंट में दी हुई है तो वो आपने क्या कर देनी है? ऐड या लेस कर देनी है। 5th पॉइंट, आइटम्स ऑफ करंट पीरियड ओनली। क्या समझे? इसके अंदर कौन सी नेचर के आइटम आएंगे? सिर्फ करंट पीरियड की। करंट पीरियड का मतलब है सिर्फ इस ईयर की आइटम आएंगी, ना तो प्रीवियस ईयर की आएंगी ना नेक्स्ट ईयर की आएंगी। जैसे आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तीनों प्रकार की आइटम्स रिकॉर्ड करी थी, प्रीवियस ईयर की भी थी उसमें, करंट ईयर की भी थी उसमें, नेक्स्ट ईयर की भी थी उसमें। तो इसमें हम सिर्फ कौन सी लेंगे? करंट पीरियड की। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक आइटम दे रखी है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होती है एनपीओ के लिए? इनकम। अब इनकम आपको दे रखी है, मान लो आपका साल चल रहा है 2020, इसमें 2019 की भी हैं, 2021 की भी हैं। 2020 की दे रखी है आपको 2,20,000, 19 की दे रखी है आपको 15,000 और 21 की दे रखी है हमारे पास 45,000। तो आप सिर्फ कौन से पीरियड की लोगे? 2020 की। वो की कितनी है? 2,20,000, क्योंकि 21 हमारा कौन सा है? नेक्स्ट ईयर है, और 19 हमारा कौन सा है? प्रीवियस ईयर है। तो प्रीवियस ईयर की भी नहीं आएंगी इसमें और नेक्स्ट ईयर की भी नहीं आएंगी। इसमें सिर्फ कौन से पीरियड की आएंगी? करंट पीरियड की आएंगी। तो आपने देखा ना, आइटम्स ऑफ करंट पीरियड ओनली, इसमें सिर्फ करंट पीरियड की ही आइटम्स आएंगी और प्रीवियस ईयर की नहीं आएंगी। और लास्ट में आता हमारे पास इसका पर्पस, कि ये अकाउंट हम बनाते क्यों हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग दिस अकाउंट? ये हम बनाते हैं सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए। सरप्लस मीन्स प्रॉफिट एंड डेफिसिट मीन्स लॉस। यानी जो आपने अकाउंट बनाया ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आप इसको क्यों बनाएंगे? प्रॉफिट या लॉस यानी सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए। अगर सरप्लस है तो क्या करना चाहिए? कैपिटल फंड के अंदर ऐड, और अगर लॉस आ जाए यानी डेफिसिट आ जाए तो क्या कर देंगे? हम इसको माइनस कर देंगे। किसके अंदर से भला? कैपिटल फंड के अंदर से। तो ये आइटम्स थी, मैंने आपको कौन सी आइटम बताई? सारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं हम प्रॉफिट या लॉस यानी सरप्लस या डेफिसिट निकालने के लिए। खर्चे डेबिट में लगाओ, इनकम क्रेडिट में लगाओ, ठीक है। ऐसे करने के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? इनकम या लॉस, ठीक है। इसके करने के बाद हम क्या करते हैं? अब बैलेंस शीट। पिछले मैंने लेक्चर में बताया था आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में, इसमें बता दिया मैंने आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में, और अब मैं बता दूंगा आपको बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट हालांकि बनेगी तो वैसी ही जैसे हम बनाते आए हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ आइटम्स नहीं हैं। जैसे पहली आइटम होती है हमारे पास लाइफ मेंबरशिप फीस। कुछ आइटम्स हैं, स्पेशल आइटम्स हैं जो आपने नहीं पढ़ी अभी तक,
उनके बारे में बताता हूँ। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है? लाइफ मेंबरशिप फीस वो फीस होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन को संस्था के जीवन काल में केवल एक बार मिलेगी, केवल एक बार मिलेगी। उसको हम क्या बोलते हैं? लाइफ मेंबरशिप फीस। तो कहां दिखाना चाहिए हमने इसको? साथ साथ में बता रहा हूं आपको, नोट कर लेंगे इसको। हम कहां दिखाएंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ये 1 मार्क के क्वेश्चन भी बनते जा रहे हैं आपके साथ साथ में। दूसरी आइटम बताता हूं मैं आपको, लीगेसी। लीगेसी ये आपने टर्म नहीं पढ़ी होगी पहले, इसको हिंदी में भी लिख देता हूं मैं। हिंदी में बोलते हैं इसको हम वसीयतनामा। वसीयतनामा का अंतर्गत प्राप्त राशि वो राशि जिसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया, है ना। असेट्स तो वो थी जिसके लिए आपने क्या किया हो, कुछ पे किया हो और जो फ्यूचर में बेनिफिट देगी आपको। लीगेसी के लिए आपको कुछ पे नहीं किया, आपको एक एग्जिस्टिंग यानी एनपीओ को फ्री में मिली है, तो इसको हम क्या बोल देंगे? कहां लगाएंगे इसको भी हम? लायबिलिटी साइड में, लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे इसको। थर्ड पॉइंट होता है हमारे पास एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस क्या होती है? एंट्रेंस फीस आप समझते ही हो, दाखिला फीस बोल देते हो जिसको आप। दाखिला फीस कौन सी होती है? जैसे अगर एक मेंबर हमारे एनपीओ का मेंबर बनना चाहता है, अगर एक इंडिविजुअल बनना चाहता है, मान लो आप बनना चाहते हो, तो आपको मैं क्या कहूँगा कि आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे साल के, ठीक है। अब कुछ लोग तो मानते हैं कि एंट्रेंस फीस जो है कैपिटल नेचर की है। कैपिटल नेचर की क्यों है? क्योंकि एक बार मिलेगी। और कुछ कहते हैं रिवेन्यू नेचर की है, क्योंकि एक मेंबर बार बार तो, अब मान लो आप मेंबर बन गए, उसके बाद कोई और मेंबर भी तो आएगा। आपने क्या करना है, अगर कुछ ना क्या रखा हो तो रिवेन्यू नेचर की मानना है आपने इसको, क्योंकि एक मेंबर एक बार देगा ना, है ना। दूसरा मेंबर आएगा तो वो भी तो देगा, तीसरा मेंबर आएगा तो वो भी तो देगा। तो रिवेन्यू नेचर की आइटम्स माननी है। अगर आपने, अगर मान लो क्या रखे, दोनों को 50-50% मानो। जैसे मान लो हमारे पास 50,000 मिली है, तो 25 तो आप कहां लगा दो? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और 25,000 आप कहां लगा दोगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। तो अपने ध्यान रखना इन बातों का कि एंट्रेंस फीस कहां लगानी है आपने? कैपिटल नेचर किया तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, रेवेन्यू नेचर किया तो आपने कहां लगानी है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। इसके बाद आता है हमारे पास फोर्थ पॉइंट, सेल ऑफ असेट्स। अब जो सेल ऑफ असेट्स होगा इसके अंदर कहां दिखाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आपने सेल ऑफ असेट्स को कोई नहीं दिखाना, सिर्फ इस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को दिखाना है। प्रॉफिट और लॉस, इस पर होने वाले प्रॉफिट या लॉस को दिखाएंगे हम, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास एक फर्नीचर था, फॉर एग्जाम्पल एक फर्नीचर था हमारे पास 10,000 रुपए का, उसको हमने बेच दिया 7,000 में, सेल कर दिया, तो हमें क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप 3,000 का लॉस। और जो लॉस होगा वो कहां दिखाएंगे हम? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की किस साइड में दिखाएंगे? डेबिट साइड में, क्योंकि डेबिट में सारे क्या आते हैं? एक्सपेंडिचर एंड लॉस। तो आपने ध्यान रखना इन बातों का। फिर आप क्या होता है, एक आइटम और आती है इसके अंदर, फंड। इसको हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी बोलते हैं। बहुत आसान है,
और इसका आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का। फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या कहती है? फंड बेस्ड अकाउंटिंग आपको कहते हैं कि अगर आपको कोई भी फंड नजर आ रहा है रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट के अंदर, कोई भी फंड नजर आ रहा है आपको, कहां पर भला? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, तो आपको उसको कहां ट्रांसफर करना है? देखो फंड है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको, फंड कोई मर्जी हो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। कहां पर आएगा भला? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में। उससे होने वाली जो भी हमारी इनकम है, फंड से होने वाली इनकम क्या कर देंगे हम? उसी फंड में ऐड कर देंगे, और फंड से होने वाले जो खर्चे हैं वो हम क्या कर देंगे? फंड में से माइनस कर देंगे। कैसे? देखो, फंड इट इज शॉन इन लायबिलिटी साइड। कहां दिखाओगे आप इसको? लायबिलिटी साइड में। सेकंड, इनकम फ्रॉम फंड ऐड कर दो उसी फंड के अंदर। एक्सपेंडिचर क्या कर दो आप? माइनस कर दो उसी फंड में से। तो उसको हम बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसका एक सम है, सम हम करके देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाएगा कि इस सम कैसे किए जाते हैं इसके। तो एक प्रैक्टिकल छोटा सा सम है, बिल्कुल 4 मार्क्स का आता है एग्जाम के अंदर, वो मैं आपको करवाने जा रहा हूं। और जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इसको रिपीट करके भी देख सकते हो आप, ताकि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम रहेगा इस वर्ष के एग्जाम के लिए, तो आपको बार बार ये लेक्चर जो है रिपीट करते रहने हैं और सिर्फ डाउट्स ही क्लियर करने हैं क्लास के अंदर। तो हमारे पास हम बना लेते हैं एक बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास फुल बैलेंस शीट नहीं है, ये सिर्फ उसी वही आइटम लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो ये बना लिया हमने लायबिलिटी साइड और ये बना ली हमने असेट साइड। लिख दें ऊपर, यहाँ क्या लिखेंगे आप? लायबिलिटीज, यहाँ पर अमाउंट, और यहाँ पर असेट्स, और यहाँ पर अमाउंट। इस प्रकार लिख लिया आपने लायबिलिटीज, अमाउंट, असेट्स, अमाउंट। सबसे पहली चीज नजर आ रही है आपको टूर्नामेंट एक्सपेंसेस। तो अगर आपको टूर्नामेंट फंड गिवन है, हाँ जी टूर्नामेंट फंड गिवन है, तो यहां लगा दें आप टूर्नामेंट फंड। कितने हैं टूर्नामेंट फंड? 2 लाख। और जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं वो क्या कर देंगे आप? इसमें से माइनस कर देंगे। कितने माइनस कर देंगे आप? 30,000। क्योंकि खर्चा है, टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी खर्चा होगा वो इसमें से माइनस हो जाएगा, और टूर्नामेंट से रिलेटेड कोई भी इनकम होगी वो इसमें क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारे पास टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट क्या होती है? हमारी असेट्स होती है। ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट वर्ड है तो इन्वेस्टमेंट हो, सिक्योरिटीज हो, बॉन्ड्स हो। क्योंकि एग्जाम के अंदर होता क्या है कि कुछ एक ही आइटम ऐसी होती है जो आपको कंफ्यूज कर देती है, और उसी की वजह से जो आपको समय क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। तो अपने गलत नहीं करना। आई रिपीट द वर्ड्स इन्वेस्टमेंट, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स, ये हमारी क्या होती हैं? असेट्स होती हैं, और असेट्स आपने असेट साइड में लगाने। तो आप लगा दो टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। ये हमें गिवन है 2 लाख की, तो असेट्स में लगा दिया आपने। आगे कहता है हमारे पास डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल के लिए आपको दान मिला है, तो यहां लगा दिया आप डोनेशन। स्पेशल पर्पज होगा ना, तो इसको आप लिख सकते हैं स्विमिंग पूल फंड भी लिख सकते हैं। स्विमिंग पूल पहले शीट की लायबिलिटी साइड में लगाना है, इनकम में नहीं लगाना, क्योंकि इनकम में आप लगाते हो सिर्फ जनरल नेचर का डोनेशन, ये स्पेशल नेचर का है।
बता देता हूं मैं आपको ये भी कि डोनेशन आपका 2 टाइप्स का होता है। एक तो सामान्य डोनेशन यानी स्पेशल जनरल डोनेशन, और एक होता है आपका स्पेशल। तो जो जनरल डोनेशन होगा, सिंपल डोनेशन है, वो आप इनकम में लिखें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की इनकम साइड। और जो आपका स्पेशल पर्पस के लिए है, स्पेशल पर्पस जैसे स्विमिंग पूल के लिए दे दिया, टूर्नामेंट के लिए दे दिया, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में आएगा। तो यहाँ पे लगा दिया डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, मान लेते हैं हम 2 लाख रुपए का है, लगा दिया यहाँ पर। आगे क्या कहता है हमारे पास, गवर्नमेंट बॉन्ड्स। गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैंने बताया था अभी आपको, बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटीज, ये हमारी क्या होती हैं, असेट्स। ये हो गया आपका सम कंप्लीट। अब आपने इसका टोटल नहीं करना है क्योंकि हमने सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनाया है। टोटल करोगे तो दोनों का टोटल इक्वल नहीं आएगा। वैसे बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आता है ना, लेकिन इसमें नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर फुल आइटम्स नहीं ले रहे हम। इसके अंदर सिर्फ एक्सट्रैक्ट जो आइटम हमें गिवन है हम सिर्फ वही ले रहे हैं, तो उसका टोटल नहीं करने की जरूरत। और ये एक पेपर में 3 बार तो आ चुका है ये सम, देखो 4 नंबर का सम, और 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने में, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको करने के अंदर। आपने सिर्फ क्या करना है, आइटम्स को पिक करना है और आपने यहाँ पर लिख देनी है। ये 2011 में भी आया, 12 में भी आया, 15 में भी आया, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है, लेकिन सिर्फ आइटम्स की पहचान करनी है आपने भी, कौन सी आइटम कहाँ आएगी। तो ये था आपका बैलेंस शीट का परफॉर्मा। कल मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड पॉइंट समझाऊंगा कि सब्सक्रिप्शन कैसे आती है, और एक सम मैं आपको कंप्लीट कर दिखाऊंगा, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि एनपीओ का अगर फुल सम आ जाए 5 मार्क्स के अंदर या 4 मार्क्स के अंदर, तो वो आपने अटेम्प्ट कैसे करना है। अभी आप इसको रिवाइज करें, पॉइंट्स जो डाउट में है उसके ऊपर डॉट लगा लें, और आप क्वेरी सेशन में वो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।